नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और ये पेपर है पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं। और आपका पेपर है हिंदी का 70 नंबर का है रहने वाला है। और जो टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश और पद्यांश पाठ्य पुस्तक कृति का आधारित बहुविकल्पित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, मतलब ये गद्यांश भी दिया हुआ है नीचे और पद्यांश भी दिया हुआ है ना, मतलब दो भाग हैं इसमें, एक क है और एक ख है। ठीक है, तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। ये प्रेम किस प्रकार का है? ये साहचर्यता का प्रेम है, जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, यह जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी के साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त गद्यांश सभी, मतलब सभी में क्या बताया, देश प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका वो ऑप्शन है, हो जाएगा देश प्रेम है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? साहचर्यगत, अ व ब दोनों, असाहचर्यगत या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपका है आंसर है क्या हो जाएगा, क्या है, प्रेम प्रेम ही तो है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रेम किस प्रकार का है? ये साहचर्यगत प्रेम। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो ओ ऑप्शन है वो साहचर्यगत, वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सानिध्य से उत्पन्न होता है। सानिध्य लोभ, राग, क्रोध या फिर हिंसा या फिर आकर्षण, अपेक्षा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर है वो दिया हुआ है क्रोध। क्या है? क्रोध है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, क्रोध, सॉरी क्रोध नहीं होगा, आपका लोभ राग होगा। क्या होगा? लोभ राग होगा, है ना। क्रोध है आपका गलत होगा। उसके बाद देश प्रेम क्या है? देश प्रेम है वो क्या है? आलंबन, प्रेम, अपेक्षा या फिर अहंकार। तो क्या है? ये आलंबन है। ठीक है, आलंबन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपठित पद्यांश। अपठित, इस अपठित मतलब ये पद्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न दिए हैं उसको उत्तर हैं वो देने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर किरण तेरी संदेशवाही का, पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छूने को लालायित हिमगिरी का माता, तुम जैसे सूर्य प्रकाशित हैं, आलोक सृष्टि में तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, चीर ऋणी का उपासक तेरा, अगणित आकाश गंगे, नैनी बूंदी तेरे आगे, नैनी बूंदे, इससे संबंधित आगे प्रश्न है। और तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्व तेरे हीन तेरे आगे, हे जगत नियता जगत पिता, हे व्याप तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती कितने अंबर। ठीक है, तो इसमें क्या, ईश्वर का चरण चूमने के लिए कौन लालियत रहता है? ठीक है, कौन लालियत रहता है? तो इसमें पहाड़, नदियाँ, दरिया या फिर हिमगिरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, लालियत हिमगिरी का माता, है ना, हिमगिरी, हिमगिरी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दो ऑप्शन है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ये दो है ना, वो हिमगिरी राइट हो जाएगा। जगत पिता किसे कहा गया? तो जगत पिता है, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आकाश, ईश्वर, संसार या फिर समाज। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर है वो क्या हो जाएगा, जगत पिता किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। ठीक है, किसका? रोम रोम तेरा चिर ऋणी है, काल, पवन, संपूर्ण सृष्टि या फिर आकाश गंगा। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि, रोम रोम तेरा चिर ऋणी है। तो ये पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना। ईश्वर के समक्ष आकाश गंगा किसके समान? आकाश गंगा है वो किसके समान है? मैंने कहा था। इस समय आगे प्रश्न है, नैनी बूंदे, विशाल सागर, विस्तृत या फिर पृथ्वी। पृथ्वी नहीं होगा, विस्तृत भी नहीं होगा, विशाल सागर भी नहीं होगा, आपका नैनी बूंदे होगा। क्या होगा? नैनी बूंदे। ईश्वर के गीत हैं वो कौन गाता है? ईश्वर के गीत कोयल, कवि, काल या फिर पवन। तो आपके जो पवन है वो गीत गाता है। क्या हो जाएगा? पवन है वो राइट आंसर हो जाएगा, कवि है वो नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, मतलब काफी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो के, क्यों, मतलब ये है ना, जो पद्यांश है वो दिया गया किसी कवि ने लिखा है ना, तो काफी स्टूडेंट कवि लिख कर आए हो गए, है ना, वरना यह आंसर है पवन है वो सही होगा। क्या होगा? पवन है वो हो जाएगा, है ना। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कृतिका पाठ्य पुस्तक के आधार पर हैं वो देने हैं। ठीक है, शिव पूजन साई को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? वो क्या कहकर पुकारते थे? शंकरनाथ, भोलानाथ, रामदास या फिर तारानाथ। तो आपका क्या हो जाएगा? भोलानाथ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद साना साना हाथ जोड़ी, मैं किस राज्य की यात्रा लेखिका करी थी? तो किस राज्य की? तो सिक्किम राज्य की। किसके राज्य की? सिक्किम राज्य की हैं वो बात है वो कर रही थी, लेखिका वो यात्रा कर रही थी, है ना। रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप सभी बता, 3 भेद हैं होते हैं। संज्ञा और खालिस्तान की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्वनाम है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
इसको ये में रुकना, इसको बाद में करेंगे। पहले ये लिखा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। मैं, हम, तू, ये कौन सा सर्वनाम है, उस सर्वनाम का भेद का है वो नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अत्याधुनिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, मतलब आपको पता है उपसर्ग तो क्या लगते हैं, आगे लगते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो उसके शब्द के पीछे लगते हैं ना, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ना। तो अत्याधुनिक में शब्द में कौन सा अति उपसर्ग है। लालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईमा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ईमा प्रत्यय है, वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कि उसने था, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो रह गया था, मैं, हम, तुम सर्वनाम है, ये कौन से सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। ठीक है, तो 11 प्रश्न है इसमें, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद करते हुए शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम लिखने। उल्लेख का संधि विच्छेद है वो करना, तो आपको क्या लिखोगे, उद प्लस लेख लिखोगे। क्या लिखोगे, उद प्लस लेख लिखोगे। और संधि कौन सी है, तो संधि आपकी व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। लोकोक्ति का अर्थ लिखना है, मतलब इसमें लोक अर्थ क्या लिखोगे, जो दूसरों का भला करते हैं उसका दूसरा भी भला है वो करते हैं। ठीक है, तो आप भला तो जग भला, इसका अनुवाद है वो आपका ये हो गया। उसके बाद तीसरा है, बाट जोना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाट जोना, ठीक है, तो बाट जोना मतलब इंतजार है वो करना। ठीक है, प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे, श्री राम की बाट जोते जोते दशरथ जी के प्राण निकल गए। श्री राम की बाट जोते जोते दशरथ जी के प्राण निकल गए, ये वाक्य प्रयोग लिख दिया हमने। उसके बाद गोपियों के अनुसार राजनीतिक कौन पढ़कर आए। ठीक है, तो हरि है पढ़कर आए। कौन पढ़कर आए, हरि मतलब श्री कृष्ण है वो पढ़कर आए। ठीक है, इसका ये आंसर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का क्या कारण बताया। 5 क्वेश्चन, 1 मिनट, ये वापस पेन नहीं लगाया ना। लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का क्या कारण बताया, तो क्या कारण बताएं आप सभी को पता है। परशुराम के आपको पता है परशुराम को क्रोध आ गया था, तो उसमें है ना लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया, लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कहीं तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा ही पुराना धनुष था। क्या था, एक तो वो क्या बहुत ही था पुराना धनुष था, और ऐसे तो धनुष है बहुत ही बचपन में है जो कि राम जी ने तोड़े थे। ठीक है, श्री राम के छूने से ये टूट गया था। ठीक है, तो ये जवाब है उन्होंने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मकथ्य कविता में प्रयुक्त कंता शब्द से हैं वो क्या तात्पर्य। कंता शब्द से हैं वो तात्पर्य हैं वो इसमें लिखना है। तो इसमें लिखो जीवन के सुख क्षणों की अभिव्यक्ति की, किसमें की, जीवन के सुख क्षणों की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे ना, इसका मुझे कन्फर्म है वो नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद नगरपालिका के मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा लगी थी। जो नगरपालिका है उसके मुख्य द्वार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है प्रतिमा है वो लगी हुई थी। ठीक है, तो आप ये कर लो। उसका कलम का जादूगर किस लेखक को कहा गया। कलम का जादूगर है वो किसको कहा गया, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। किसको कहा गया, राम वृक्ष बेनीपुरी। जिसने भी ये लिखा उन सभी का राइट है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा, लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित है वो क्या गया। जो रसोई है उसको क्या कहकर है संबोधित किया है, तो भट्टियार खाना। क्या कहा, भट्टियार खाना, ये क्या करें वो संबोधित हैं वो किया। ठीक है, तो आपका ये आंसर राइट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, माता का अंचल किस उपन्यास का अंश है। तो किस उपन्यास का अंश है, तो आपका यह हो जाएगा देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा, देहाती दुनिया। ठीक है, ये उपन्यास है, इस उपन्यास का क्या है, अंश है, तो देहाती दुनिया आपका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद है टुन्नू दुलारी के लिए क्या उपहार लाया। जो टुन्नू था वो दुलारी के लिए क्या उपहार लाया था आपको पता है। ठीक है, तो खादर की सूती साड़ी। ठीक है, खादी कुर्ता या फिर ये होगा ना, खादर की सूती साड़ी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी बात पर एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के खंड ब हैं, जॉर्ज पंचम। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए प्रश्न के लिए उत्तर है, तो अधिकतम शब्द समय कितनी है, 40 शब्द में लिखने हैं, और हर एक प्रश्न है जो कि आधा नंबर मतलब। ठीक है,
हाफ नंबर का। और जो कि प्रश्न है वो 14 रहेंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि जॉर्ज पंचम की नामक कहानी में किस मनोविद का व्यंग्य किया गया, उस मनोविद का व्यंग्य किया गया है उसको आपको लिखना है। यही ठैया जुलनी हेरिन हो रामा कहानी के शीर्षक की सात पर प्रकाश है वो डाले। तो ये आप है आराम कर सकते हो। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न के उत्तर में, लेखक क्या कारण बताता है, क्यों लिखता है, प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको लिखना है, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद उत्सा कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश है दिया है, मतलब जो कविता है उसका सार है वो लिख देना है, ठीक है। बदंत आनंदम कौशलेपन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है, नवाब साहब ने खीरे के फाकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया, ठीक है। जो खीरे थे उनको बिना खाए ही जो फाके थे ना उनको, ठीक है। फसल को मिट्टी का गुणधर्म है वो क्यों कहा गए हैं। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक है वो क्यों कहा। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी है वो करवा दिया, एक पेपर में करवाया था, ठीक है। इससे पहले वाला पेपर कराया हिंदी का, उसमें है ना। कवि मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय है वो देना है, किसका साहित्य परिचय है वो देना है, ठीक है। स्त्रियों का पढ़ना अनिवार्य है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार है प्रकट कीजिए। गंदों को मेहनत कश बासों का शहर है वो क्यों कहा जाता है। छाया मत छूना कविता में कवि क्यों अतीत की स्मृतियों को भूलने के लिए कह रहा है। सानई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये भी आप कर लो। उसके बाद सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पन्न से क्या समानता है वो बताइए हैं, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर लोगे। छोटे बड़े क्वेश्चन हैं वो आगे है ना, इनको तो हम बता नहीं सकते, छोटे छोटे क्वेश्चन में तो इसमें तो आप खुद आराम से खुद की बातें भी लिख सकते हो। खंड है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र मानते हुए आपके विद्यालय को प्रधानाचार्य पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तक मंगवाना है तो एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना है, ठीक है। आप अपना नाम है वो लिख सकते हो, इसमें नहीं दिया है लेकिन इसमें है ना आपको लिखना। दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ने वाले कार्यक्रम प्रसारित करना है तो प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित घर किराया देने पर 20 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन है वो लिखना, ठीक है। तो विज्ञापन आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में संकलित पदों के आधार पर तुलसीदास के काव्य की भाषा शैली अलंकार योजना रस योजना पर संजीवत है वो टिप्पणी लिखेंगे, ये भी 3 नंबर का है। उसके बाद खंड 2 है जो कि आप क्या है प्रसंग की व्याख्या करनी है तो ये व्याख्या है आप कर सकते हो आराम से। कौन से चैप्टर से लिखे, चैप्टर का नाम क्या है, कौन सी बुक है, ठीक है। पहले ये लिखना है उसके बाद से प्रसंग व्याख्या लिखनी है ना, व्याख्या स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसमें से कोई एक की सब प्रसंग व्याख्या करनी है गद्यांश से दिए गए या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 23 नंबर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में किसी एक बिंदु पर निबंध है लिखिए, ठीक है। तो आप इसमें से किसी पे लिख सकते हो कोरोना पर, और इसमें है ना बिंदु डालने अनिवार्य है, ठीक है, ये अनिवार्य है, ठीक है। और इनके ऊपर ही आपको लिखना है, ठीक है। कोरोना के दुष्प्रभाव क्या है, कोरोना का अभिप्राय लक्षण रोकथाम है तो उपाय उपाय क्या है, सरकारी प्रयास क्या है किए जा रहे हैं। अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, दोनों में दोनों करो, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर है वो किया, ठीक है। और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर वो देख सकते हो। या फिर आप सीधा सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर, जो हमारे चैनल का नाम है वही, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ठीक है। तो साथ ही इस वीडियो को मेरे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है।